Hello everyone, I hope you all are doing well and studying well and I am also fine. So हम विवेक सिंह इकोनॉमी की सीरीज़ कर रहे थे बेसिकली, जिसमें हम विवेक सिंह इकोनॉमी के फर्स्ट 4 चैप्टर्स करने वाले हैं. सो क्योंकि ये फर्स्ट 4 चैप्टर्स प्रीलिम्स ओरिएंटेड है और इसमें जो टॉपिक्स है बेसिकली वो कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक्स है. ठीक है, सो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर हमें कंसेप्ट्स के बारे में क्लैरिटी नहीं है तो हम वो क्वेश्चंस को डील नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सो ये मनी एंड बैंकिंग पार्ट 2 की सेकेंड लास्ट वीडियो थी. बट क्योंकि इसमें कुछ एरर था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से मैं इसको अपलोड नहीं कर पाई. और जो लास्ट वीडियो थी वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली, जिसमें हमने करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में पढ़ा था. और उसके बाद में टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और फिलिप्स कर्व के बारे में ऑलरेडी जो हम पढ़ चुके हैं. वो लास्ट वीडियो थी इस चैप्टर की. और ये सेकेंड लास्ट वीडियो थी, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस वजह से मुझे ये वाली वीडियो, मतलब ये टॉपिक्स वाली वीडियो डिलीट करनी पड़ी और मैं इसे दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ. ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी वीडियो पहले देख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि दोनों टॉपिक्स इंटररिलेटेड नहीं हैं. तो इसमें जो बचे हुए चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे आज. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहला टॉपिक है नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन. ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बेसिकली होता क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन इज़ द डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, दैट इज़ बैंक अकाउंट्स, लो कॉस्ट क्रेडिट्स, फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, रेमिटेंसेज, पेंशंस एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा at affordable cost to vast sections of disadvantaged and low income groups. ठीक है, मतलब जो रिमोट एरियाज़ में या जो लो इनकम ग्रुप्स के जो लोग हैं, जो डिसएडवांटेज लोग हैं, ठीक है, उनको भी फाइनेंशियल लिटरेसी हो. और जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल है इंडिया में, जैसे कि हर किसी का बैंक अकाउंट हो, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट की नई योजना आई है तो उसके बारे में सबको पता हो, जो भी उसका जो प्रॉफिट है वो गेन कर सकते हैं, उनके बारे में बेनिफिशरीज़ को पता हो. ठीक है, तो वो होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन. ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से बेसिकली होगा क्या? इट डेवलप्स अ कल्चर ऑफ सेविंग अमंग लार्ज सेगमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन. ठीक है, सो भी जो भी ग्रामीण एरिया के जो लोग हैं उनमें सेविंग का कल्चर डेवलप करेगा. और सेविंग से हमने देखा था, सेविंग क्या होती है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कि हम सेव करेंगे तभी कैपिटल जनरेशन होगा. ठीक है, नाउ 7 आउट ऑफ 17 यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ 2030, मतलब जो यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, दैट ऑल्सो व्यू फाइनेंशियल इंक्लूजन एज की इनेबलर फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड. ठीक है, अब इस लाइन में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिए? तो पहली बार 1956 में LIC का नेशनलाइजेशन किया गया. देन 1969 में से लेकर 1980 तक पहली बार जो है फर्स्ट राउंड, जो बैंक्स का जो नेशनलाइजेशन है वो 2 राउंड्स में किया गया था बेसिकली. ठीक है, सो 1969 से लेकर 1980 तक बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया. 1975 में RRBs यानी कि रूरल रीजनल बैंक, जिनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनका ओरिजिन हुआ. ठीक है, 2014 में, ठीक है, जब NDA गवर्नमेंट आई तो उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना लेके आए वो. ठीक है, तो इसके अंडर 41.75 करोड़ अकाउंट ओपन किए जा चुके हैं अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना टिल जनवरी 2021. ठीक है, नाउ RBI हैज़ अनाउंस्ड अ नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर इंडिया 2019 टू 2024. ठीक है, सो इस स्ट्रैटेजी के बेसिकली अगर हम पिलर्स की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो स्कीम है, इसके पिलर्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? यूनिवर्सल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब सभी को फाइनेंशियल सर्विसेज उपलब्ध हो. इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, प्रोवाइडिंग बेसिक बुके ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, कस्टमर प्रोटेक्शन एंड ग्रीवांस रिड्रेसल, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एजुकेशन, एक्सेस टू लाइवलीहुड एंड स्किल डेवलपमेंट. ठीक है, तो ये बहुत बेसिक थ्योरेटिकल पॉइंट्स है. ठीक है, आप इनको रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा समझाने वाला नहीं है. नाउ मूविंग अहेड टू ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेस रेट, बैंक MCLR एंड एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, कि बेस रेट क्या होता है, MCLR क्या होता है एंड एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट क्या होता है बेसिकली. तो बेस रेट वो हालांकि अब तो इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है. ठीक है, लेकिन बेस रेट जिस टाइम पे था उस टाइम पे ये वो रेट था, मिनिमम रेट, जिससे कम पे जो है बैंक्स लोन नहीं दे सकते थे. ठीक है, सो मिनिमम rate at which banks were supposed to give loans, so it was like minimum lending rate था उस टाइम पे. ठीक है, सो बेस रेट को किस तरीके से बैंक्स डिसाइड करते हैं, बेस रेट को हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे.
ठीक है, तो उससे पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी बैंक है जिसमें 1 लाख रुपए डिपॉजिट है और 8% इंटरेस्ट रेट पे दिए गया है वो पैसा बैंक को। 8% इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है कि 1 लाख का 8% यानी कि 8,000 रुपये एट द ईयर एंड उनको 8,000 रुपये बैंक को, जिस भी व्यक्ति ने ये 1 लाख रुपये बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं उसको ये 8,000 रुपये और ये 1 लाख रुपये ईयर के एंड पे ये 1,08,000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है, डिपॉजिटर को। ठीक है, क्योंकि वो 8% का डिपॉजिट रेट है बैंक का। ठीक है, सो अगर 8,000 अगर मान लो वो डिपॉजिटर को दे रही है और इनमें से 1 लाख में से 20% उसको एज अ रिजर्व रखना है विद देमसेल्स और विद आरबीआई, मतलब 20% उसको सीआरआर और एसएलआर के फॉर्म में रखना है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बैंक को जितना डिपॉजिट मिलता है वो सारा का सारा वो लैंड नहीं कर सकता, उसमें से कुछ पैसा उसको एसएलआर के फॉर्म में रखना पड़ता है और कुछ पैसा उसको आरबीआई के पास सीआरआर के फॉर्म में रखना पड़ता है और बचा वो पैसा वो लैंड करता है। तो मान लो अगर 20% इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स उनको उसके पास रखना है तो बचे कितने पैसे उसके पास, 80,000 रुपये बचे जो कि वो लैंड कर सकता है। ठीक है, तो अभी इस 80,000 रुपये पे उसको एटलीस्ट 8,000 रुपये तो कमाने ही है क्योंकि ईयर के एंड पे उसको डिपॉजिटर को देने हैं और अगर ये पैसे उसने नहीं दिए तो वो लॉस में चला जाएगा। ठीक है, तो 8,000 80,000 का कितना परसेंट हुआ, 10%। ठीक है, तो मतलब जो लैंडिंग रेट है, ठीक है, जो लोन देगा वो किसी को भी, उसका जो रेट है वो 10% से कम तो कर ही नहीं सकता किसी भी हालात पे। ठीक है, वरना तो वो किस में चला जाएगा, लॉस में चला जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि उसको पूरा पूरा कि जितना डिपॉजिट्स की कॉस्ट लग रही है उतना ही निकालना है। बैंक को खुद का पैसा भी चाहिए, मतलब खुद का प्रॉफिट भी चाहिए और इन सब प्रोसेस में, मतलब लोन देने के प्रोसेस में इनमें कुछ ऑपरेशनल कॉस्ट भी लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ऑपरेशनल कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए, प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए और जो डिपॉजिट्स है उनकी कॉस्ट कितनी होगी, जैसे इस केस में 8,000 डिपॉजिट्स की कॉस्ट है, इन सबको ध्यान में रखते हुए बैंक एक रेट डिसाइड करती है और उस रेट पे वो लोन देती है जिसको हम लेंडिंग रेट बोलते हैं। ठीक है, सो इन लेंडिंग एंड डिपॉजिट बैंक इनकर ऑपरेशनल कॉस्ट एंड द प्रॉफिट दैट बैंक वांट टू अर्न, ये दो फैक्टर्स को ध्यान में रख के वो लेंडिंग रेट डिसाइड करेगी। नाउ बेस रेट बेसिकली ये 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था। बीपीएलआर बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट सिस्टम को रिप्लेस करके बेस रेट इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था ये अब जब हम ये MCLR पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। नाउ बेस रेट क्या है, बेस रेट वो मिनिमम रेट है बिलो विच शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स कैन नॉट लैंड एंड आरबीआई पब्लिशेस गाइडलाइंस फॉर पब्लिशिंग बेस रेट एंड एवरी बैंक कैलकुलेट इट्स ओन बेस रेट। ठीक है, मतलब आरबीआई सिर्फ गाइडलाइन जारी करता है कि बेस रेट का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाएगा और सारे बैंक जो है वो खुद का बेस रेट खुद कैलकुलेट करते हैं एंड उसको पब्लिश भी करना होता है बैंक्स को। ठीक है, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे सिस्टम में। ठीक है, सो अब ये हम इस पे पहुंच चुके हैं, तो हमारा जो कंक्लूजन निकला इस बात का वो क्या निकला कि बेस रेट कैलकुलेशन मेथडोलॉजी वाज बेस्ड ऑन फॉलोइंग 4 फैक्टर्स। ठीक है, एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स, एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स या फंड्स, जो हमारा जो मैंने एग्जांपल में आपको 8,000 बताया है वो 8,000 है आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, क्योंकि वो 8,000 रुपये तो देना ही है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग सीआरआर एंड एसएलआर। ठीक है, सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन करने की जो कॉस्ट लगी है, मतलब 20% जो रिजर्व्स को अपने पास रखना है उनके ऊपर भी पैसा कमाना है उसको। और तीसरा क्या है, ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ बैंक, इन सब में बैंक का कुछ पैसा लगता है तो वो भी उनको इनकर करना है। एंड रिटर्न प्रॉफिट और नेटवर्थ, और उनको कितना पैसा कमाना है वो भी उनको देखना है। ठीक है, डिपॉजिट के साथ में फ़ंड क्यों लिखा गया है, क्योंकि एक बैंक में सारा पैसा डिपॉजिट से नहीं आ रहा। मैंने आपको बताया कि बैंक में ओनर की मनी भी हो सकती है। ठीक है, तो वो ओनर की मनी, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको किसी कंपनी में या किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना, आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो आप उसमें इक्विटी ले लो या आप उसमें लोन देके। ठीक है, तो अगर बैंक ने मान लो किसी से लोन ले रखा है, ठीक है, तो वो जो पैसा है उसके पास में वो भी तो उसने लैंड कर रखा होगा किसी और पर्सन को। ठीक है, तो वो जो जो लोन उसने लिया हुआ है, जो लोन का पैसा है, उस लोन के पैसे पे भी वो इंटरेस्ट पे कर रहा होगा। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए भी वो अपना लैंडिंग रेट डिसाइड करेगा। ठीक है, सो बैंक के पास सिर्फ डिपॉजिट्स ही नहीं पड़े पब्लिक के, और भी कई तरीके की अमाउंट पड़ी है जिनका भी कुछ ऑपरेशनल कॉस्ट लग रहा होगा, इसलिए डिपॉजिट के साथ में फ़ंड भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसको 1 अप्रैल 2016 में ये जो बेस रेट है इसको रिप्लेस कर दिया गया MCLR से, मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट से इसको रिप्लेस कर दिया गया और एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट या फंड्स की जगह मार्जिनल कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स एंड फंड इंट्रोड्यूस किया गया। रिटर्न एंड प्रॉफिट और नेटवर्थ की जगह टेन्योर प्रीमियम इंट्रोड्यूस किया गया। नाउ बैंक्स को अपना जो MCLR है वो हर महीने रिव्यू करना होता है, पब्लिश करना होता है। तो MCLR क्या होता है बेसिकली, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता दूँ, जब हमने ओपन मार्केट ऑपरेशंस किया था और हमने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, जिसके तहत कुछ एक फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ टारगेट सेट किए जाते हैं। गवर्नमेंट एंड आरबीआई सेट सम टारगेट, फॉर एग्ज़ाम्पल कि इन्फ्लेशन टारगेट इतना रखना है, ग्रोथ का टारगेट हमको इतना रखना है, और उस बेसिस पे मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करती है आरबीआई। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को कभी सेल कर रही है, कभी बाय कर रही है, कभी रेपो रेट बढ़ा रही है, कभी कभी इन्फ्यूज़ कर रही है मनी सप्लाई, कभी एब्ज़ॉर्ब कर रही है मनी सप्लाई, डिपेंडिंग अपॉन द कि उनको क्या चाहिए है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आरबीआई किसी तरीके की डायरेक्शंस दे रही है लोगों को कि आप अब खर्चा करेंगे, आप खर्चा नहीं करेंगे। बेसिकली आरबीआई कुछ एक ऐसे स्टेप्स लेती है जो शुरू तो आरबीआई से होता है, लेकिन फिर उसका ट्रांसमिशन पूरी इकोनॉमी में फैल जाता है। इन केस अगर आरबीआई स्टेप तो ले रही है, लेकिन उसका ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है इकोनॉमी में, ठीक है? उसका ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, तो मतलब आरबीआई जो है वो कुछ भी अगर इंट्रोड्यूस करना चाह रही है इकोनॉमी में, वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका ट्रांसमिशन आगे हो ही नहीं रहा मार्केट में, ठीक है? तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये मैंने आपका थोड़ा बेस सेटअप किया है कि ट्रांसमिशन बेसिकली होता क्या है और क्यों ज़रूरी है, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पढ़ा है कि रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे बैंक्स लोन देती है आरबीआई को, और रेपो रेट वो रेट होता है, वो ब्याज दर होती है जिस पे बैंक्स लोन लेती है आरबीआई से, ठीक है? तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट माइनस 0.25%, ठीक है? तो आप कभी रेपो रेट बढ़ाओगे, ठीक है? रेपो रेट आपने अगर बढ़ाया तो रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ेगा। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा, रिवर्स रेपो रेट क्या है? वो रेट है जिस पे बैंक्स क्या कर रही है? लोन ले रही है आरबीआई से, ठीक है? तो अगर बैंक्स को आरबीआई से हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन दे पा रही है बैंक्स आरबीआई को, तो सोचो आरबीआई बैंक्स फिर लोगों को क्यों देगी लोन, ठीक है? वो लोगों को लोन देगी ही नहीं, वो आरबीआई को ही लोन देगी ना, जब उसे अच्छा अच्छा इंटरेस्ट वहाँ से मिल रहा है, ठीक है? क्योंकि जो आरबीआई की जो सिक्योरिटीज़ है, गवर्नमेंट की अगर सिक्योरिटीज़ में वो इन्वेस्ट करेगा तो वो रिस्क फ्री भी है, ठीक है? हमने पढ़ा था गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़ के बारे में, वो रिस्क फ्री भी है, तो वो उसको लोन नहीं देना, इसलिए वो लेंडिंग रेट भी बढ़ा देगी। तो मतलब रेपो रेट के बढ़ने से लेंडिंग रेट भी बढ़ रहा है, ठीक है? तो ये क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन हो रहा है, किसका? ठीक है? जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, उसका ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है? आरबीआई की का। अगर ये नहीं हो रहा है देन इट्स अ प्रॉब्लम फॉर आरबीआई, ठीक है? सो अगर रेपो रेट चेंज होता है तो रिवर्स रेपो रेट चेंज होगा, कॉल मनी मार्केट चेंज होगा, रेट इन मनी मार्केट चेंज होगा, और मतलब रेट अगर मनी मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है तो इंटरेस्ट रेट ऑन बॉन्ड्स इंक्रीज़ होंगे, एंड डिपॉजिट और लेंडिंग रेट चेंज होगा। In short, repo rate changes transmit through the money market. जो रेपो रेट में जो चेंज होंगे वो ट्रांसमिट होते हैं थ्रू द मनी मार्केट टू द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम, दैट इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड एंड विच इन टर्न लाइक इन्फ्लुएंस इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, ठीक है? सो इसे बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है? बेस रेट में ट्रांसमिशन हो नहीं रहा था, ठीक है? बेसिकली क्योंकि जो डिपॉज़िट रेट्स थे, लेंडिंग रेट्स थे, वो मतलब बैंक्स कम ही नहीं कर रही थी डिपॉज़िट रेट्स। वो क्यों नहीं कम करती है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है? सो 1973 से 2023 तक, ठीक है, फ़िक्स्ड लेंडिंग रेट यूज़ किया जा रहा था। 2003 में बीपीएलआर इंट्रोड्यूस किया गया, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। फिर इसको रिप्लेस करके 2010 में बेस रेट लेके आए, और फिर इसको रिप्लेस करके 2016 में एमसीएलआर लेके आए। एमसीएलआर बेसिकली क्या है? एमसीएलआर है रेपो रेट भी कंसिडर किया जाता है इसमें। मतलब एक तरीके से रेपो रेट के साथ में लिंक करा जा रहा है डिपॉजिट एंड लेंडिंग रेट को, ताकि ट्रांसमिशन हो मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है? बेस रेट क्या है? बेसिकली मिनिमम रेट बिलो विच शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स कैन नॉट लेंड, एवरी बैंक कैलकुलेट इट्स ओन बेस रेट, ठीक है? रेपो रेट, अब एमसीएलआर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए पहले एक एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है? फॉर एग्जांपल एक बैंक है, ये बैंक को 2017 में कोई व्यक्ति है जो 1 लाख रुपए इस बैंक में डिपॉजिट कर रहा है 9% इंटरेस्ट रेट पे, तो इसका मतलब 1 साल का इस बैंक को 9,000 रुपये इंटरेस्ट देना है, उसको ब्याज देना है। फिर 2018 में एक व्यक्ति है वो 8% डिपॉजिट रेट पे कर रहा है, तो इसको मतलब 8,000 इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और फिर 2019 में, जनवरी 2019 में एक तीसरा व्यक्ति है जो 7% इंटरेस्ट रेट पे इस बैंक के पास कुछ डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है? तो मतलब इसको 7,000 देना पड़ेगा, ठीक है? तो मतलब ये 3 लाख रुपये पे उसको 24,000 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो एवरेज कॉस्ट कितनी आई? 8% की आई, ठीक है? मान लो इस टाइम पे रेपो रेट था 6.0 जनवरी 2019 में, ठीक है? अब रेपो रेट इन्होंने क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया गया, 5.5% हो गया, रेपो रेट रिड्यूस कर दिया। रेपो रेट अगर आरबीआई ने रिड्यूस करा है तो मतलब वो रेट मतलब कम ब्याज पर बैंक्स को लोन मिल जाएंगे।
अगर बैंक्स को कम ब्याज पर लोन दे रही है तो फ्री फंड में तो नहीं दे रही। मतलब आरबीआई चाहती है कि मनी सप्लाई बढ़े ताकि बैंक्स भी अपने लैंडिंग रेट्स कम कर दे, ताकि जिस तरीके से बैंक्स आरबीआई से लोन लेगी उसी तरीके से पब्लिक भी बैंक से लोन ले और मनी सप्लाई बढ़े। लेकिन अगर रेपो रेट के कम हो जाने पर बैंक्स अपना लैंडिंग रेट कम नहीं कर रही है तो दैट्स नॉट अ गुड साइन फॉर आरबीआई। ठीक है, मैं इकोनॉमी की बात नहीं कह रही, सिर्फ आरबीआई की बात कर रही हूँ। दिस इज समथिंग विच आरबीआई डज नॉट वांट। ठीक है, सो तो क्योंकि 8% डिपॉजिट फंड मतलब डिपॉजिट्स का कॉस्ट पड़ रहा है, क्योंकि 8% पैसा देना पड़ रहा है बैंक को, तो बैंक ने क्या करा, लैंडिंग रेट 9% दे दिया। ठीक है, अब जब आरबीआई ने रेपो रेट अपना कम करा तो बैंक्स ने भी अपना डिपॉजिट रेट कम कर दिया 6.5%। लेकिन ये 6.5% अभी न्यू डिपॉजिटर्स को 6.5% डिपॉजिट कर देने से, डिपॉजिट कॉस्ट कर देने से इन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन पे तो अभी भी अप्रॉक्सीमेटली 8% देना ही पड़ेगा। तो मतलब बैंक को, तो मतलब बैंक का जो कॉस्ट ऑफ डिपॉज़िट है, ठीक है, मतलब बैंक की जो लागत आ रही है वो तो कम हुई ही नहीं। ठीक है, तो वो अपना जो लेंडिंग रेट है वो कम क्यों करेगा? ठीक है, ठीक है, या अपना लैंडिंग रेट है वो कम क्यों करेगा? ठीक है, उसको क्योंकि इतनी लागत पड़ रही है, उसको इतना पैसा देना पड़ रहा है, तो वो कम करता ही नहीं है। ठीक है, मोस्टली बैंक आप देखेंगे कि अगर अपना डिपॉज़िट रेट मतलब वो ब्याज जो वो आपको दे रहे हैं, ठीक है, जब पब्लिक अपने पैसा बैंक में जमा करवाती है तो उसको जो बैंक की तरफ से ब्याज मिल रहा है उसे बोल रहे हैं डिपॉज़िट रेट। कि बैंक खुद ब्याज देना कम कर देती है, लेकिन जो लैंडिंग रेट है मतलब वो रेट जिस पे वो लोन दे रही है पब्लिक को, वो कम नहीं करती यूजुअली जल्दी से, क्योंकि बैंक की लागत भी कम नहीं हो रही है रेपो रेट कम कर देने से। ठीक है, तो क्या हो रहा है बेसिकली, but the bank is still paying 8% deposit rate on an average to its previous depositors, and the bank cost of fund has not reduced, even if it has reduced the deposit rate for new depositors to 6.5%. So that is, the bank generally do not reduce their lending rate to the new borrowers even if they have reduced the deposit rates for the new depositors. ठीक है, so there is slow transmission of repo rate to lending rate. तो ये क्या हो रहा है, स्लो ट्रांसमिशन हो रहा है। MCLR मेथोडोलॉजी में क्या कर दिया कि बैंक्स मस्ट लिंक देयर लेंडिंग रेट विद द मार्जिनल और एडिशनल कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स, दैट इज न्यू डिपॉजिट रेट 6.5%। इस वाले केस में, इन दिस सिचुएशन, जब भी आरबीआई रेपो रेट रिड्यूस करेगा बैंक्स को अपना लैंडिंग रेट भी रिड्यूस करना पड़ेगा। एंड हर बैंक कैलकुलेट करती है अपना MCLR। इट इज़ एन इंटरनल बेंचमार्क विच वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक, एंड बैंक लिंक देयर लैंडिंग रेट विद द MCLR। मतलब MCLR खुद बैंक अपना खुद डिसाइड करती है। ठीक है, और पब्लिश करना होता है उनको हर मंथ, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इसका रिजल्ट की अगर हम बात करें तो क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि जो ट्रांसमिशन है वो इफ़ेक्टिव हो सके। बट रिजल्ट क्या है इसका कि सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं आए हैं इसके। रिजल्ट्स कैसे हैं, नॉट सेटिस्फैक्ट्री। ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी रेट, उसके रिजल्ट्स सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। अब क्यों नहीं, मतलब बैंक्स अपने डिपॉजिट रेट्स बेसिकली कम क्यों नहीं करते वो, ठीक है, आप देखो, अगर आपके पास कुछ पैसा पड़ा है, ठीक है, आप उनको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, म्यूचुअल फंड्स में या बैंक में डिपॉजिट करवाने की सोच रहे हो, या इनफॉर्मल मार्केट में आप करने की सोच रहे हो। आप कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे, जहाँ पे आपको अच्छा पैसा मिल रहा है, ठीक है, अच्छी इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक है, बैंक मान लो आपको बहुत कम इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तो आपको बहुत कम चांस है कि आप बैंक में अपना पैसा जमा कराओगे, क्योंकि बैंक आपको इतना इंटरेस्ट रेट दे ही नहीं रहा। बैंक्स के डिपॉजिट रेट इतने कम है कि आपकी कुछ इनकम वहाँ से हो ही नहीं रही है। ठीक है, और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया तो आपके पैसे की वैल्यू और कम हो गई। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 100 रुपये बैंक में जमा करवाए हैं, ठीक है, और बैंक आपको दे रहा है मान लो 4.5%, मतलब ईयर एंड पे आपको 104.5 रुपीज़ देगी, और इन्फ्लेशन बढ़ गया 4%, तो आपके 100 रुपये 104 रुपये की इक्वल तो वैसे ही हो गया। ठीक है, मतलब आपके इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से आपके पैसे की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली कम हो गई, और बैंक ऊपर से इतना कम डिपॉजिट रेट दे रहा है, तो आप बिल्कुल प्रेफर नहीं करोगे बैंक्स में अपना पैसा डिपॉजिट करना। आप बल्कि कोई और देख लोगे कि प्रॉपर्टी खरीद लोगे रियल एस्टेट में, या फिर आप गोल्ड खरीद लोगे, या कुछ भी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करोगे आप। ठीक है, तो बैंक्स अपने डिपॉजिट रेट इसलिए कम नहीं करती क्योंकि वो कस्टमर्स को खोना भी नहीं चाहती। फियर ऑफ लूजिंग डिपॉजिटर्स एंड कस्टमर्स। एंड गवर्नमेंट खुद क्या करती है, जो गवर्नमेंट की जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है उनके अंडर हायर इंटरेस्ट दे रही होती है लोगों को, कि लोग खुद जाके उनमें इन्वेस्ट करेंगे। एंड दूसरी तरफ बैंक्स को बोल रही है कि आप अपने डिपॉजिट रेट कम रखो, तो फिर आप क्यों अपने स्मॉल सेविंग स्कीम्स में हायर इंटरेस्ट रेट दे रहे हो डिपॉजिटर्स को। तो ये कुछ एक कारण होते हैं जिस वजह से मोस्टली जो बैंक्स है वो अपने डिपॉजिट रेट्स या लेंडिंग रेट्स कम ज़्यादा नहीं करती है।
ठीक है। लेकिन अब MCLR मेथोडोलॉजी में ये कंपल्सरी कर दिया गया है बैंक्स के लिए कि उनको अपने लेंडिंग रेट्स, ठीक है, वो लिंक करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो RBI ने क्या करा है, RBI हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर बैंक टू लिंक ऑल न्यू फ्लोटिंग रेट्स, पर्सनल और रिटेल लोन्स एंड फ्लोटिंग रेट लोन्स टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस टू एन एक्सटर्नल बेंचमार्क। ठीक है, मतलब या तो रेपो रेट से लिंक करें, या 3 मंथ ट्रेजरी बिल यील्ड, या 6 मंथ ट्रेजरी बिल यील्ड, या एनी अदर बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट से वो कर सकते हैं। ट्रेजरी बिल क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, हम ऑलरेडी इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सो मतलब बैंक्स को अपना डिपॉजिट रेट को किसी के साथ में लिंक करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, बट लेंडिंग रेट को उनको लिंक करना पड़ेगा। सो बैंक्स आर नॉट मैंडेटेड टू लिंक देयर डिपॉजिट रेट्स विद एन एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और बताऊंगी। फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक है, वो होम लोन दे रही है रेपो रेट प्लस 3%, एजुकेशनल लोन दे रही है रेपो रेट प्लस 4%, पर्सनल लोन दे रही है रेपो रेट प्लस 5%। तो मतलब इन्होंने जो एक्सटर्नल बेंचमार्क है वो रेपो रेट को माना है। ठीक है, अब जब भी RBI रेपो रेट कम करेगी या ज़्यादा करेगी तो अपने आप ये जो रेट, इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे, और ट्रांसमिशन हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी का। ये जो 3%, 4%, 5% है, इसे स्प्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रेड बोलते हैं। और बैंक्स खुद डिसाइड करती है कि उनको अपना स्प्रेड कितना रखना है। ठीक है, अडॉप्टिंग ऑफ मल्टीपल बेंचमार्क बाय द सेम बैंक इज़ नॉट अलाउड विद इन अ लोन कैटेगरी। अब पर्सनल लोन के लिए अगर इसने रेपो रेट को चुन लिया है तो ये रेपो रेट पे ही फिर देगा। ऐसा नहीं है कि एक अलग अलग ठीक है, अलग अलग लोन्स, मतलब एक सेम कैटेगरी के लिए अलग अलग बेंचमार्क यूज़ कर रहा है। ठीक है, सो द इंटरेस्ट रेट अंडर द एक्सटर्नल बेंचमार्क शेल बी रीसेट एटलीस्ट वंस इन 3 मंथ्स। ठीक है, तो 3 महीने में एक बार उनको रिव्यू करना पड़ेगा अपने इंटरेस्ट रेट अंडर एक्सटर्नल बेंचमार्क। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल कि आप जनवरी में अगर मान लो जनवरी में आपने कोई भी इंटरेस्ट रेट, मान लो पर्सनल लोन्स के लिए आपने ये इंटरेस्ट रखा, ठीक है, और जनवरी में ये इंटरेस्ट दे रहे हो आप पर्सनल लोन्स पे, मतलब ये चार्ज कर रहे हो इंटरेस्ट रेट आप पर्सनल लोन्स पे, और फरवरी में ही RBI रेपो रेट इंक्रीज़ कर देती है। तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली आपको फरवरी में ही करना है, आप अप्रैल में तक कर सकते हो, क्योंकि 3 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है आपके पास में अपने जो ये एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट है इसको रिव्यू करने के लिए। इसका मतलब ये है। ठीक है, so the interest rate under the external benchmark shall be reset at least once in 3 months. So there is no mandate for NBFCs यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज टू लिंक देयर लैंडिंग रेट्स, कि उनको भी अपने लैंडिंग रेट्स लिंक करने हैं। उनके लिए अभी तक ऐसी कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इन केस इन फ्यूचर ऐसा कोई गाइडलाइन आती है, तो अगर आपको, पहली बात तो अगर आपको पता होगा बेस रेट के बारे में, MCLR के बारे में, ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, तो ही आप उस चीज़ की अहमियत समझ पाओगे कि ये, हाँ, इकोनॉमी में ऐसा कोई टॉपिक है, मैंने पढ़ रखा है, अच्छा ये न्यू गाइडलाइन इंट्रोड्यूस हुई है, आई शुड राइट इट डाउन, आई शुड अपडेट माई नोट्स। ठीक है, इसीलिए आप जब भी अपने नोट्स बनाओ उसके नीचे कहीं पे भी एक टॉपिक जब आपका कंप्लीट हो जाए थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, ताकि आप अपडेट कर सको। तभी हमेशा ना ऐसे ऐसे पेजेस पे नोट्स बनाया करो। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कुछ एडिशन भी करना तो आप कोई भी पेज पे लिख के ऐसी पेज को वहीं पे टक कर दो। ठीक है, और ऐसी फाइल बना लो। ठीक है, ताकि आप जब भी अपने नोट्स बनाओ, ठीक है, इसमें सारे ऐसे डाल दो। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बेसल नॉर्म्स के बारे में बेसिकली। सो वेट, ठीक है, बेसल नॉर्म्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सो बेसल एक जगह का नाम है स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, बेसल एक सिटी है स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ पे बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का हेडक्वार्टर है। ठीक है, सो उसी से बेसल नॉर्म्स का नेम आया है। सो बेसिकली जब भी जो बैंक्स है उनमें जनरल पब्लिक अपना डिपॉजिट इकट्ठा करता है, और कुछ कुछ फाइनेंशियल मार्केट्स भी इन्वेस्ट करते हैं बैंक्स में डेट एंड इक्विटी की फॉर्म में। और ये जो पैसा बैंक के पास आ रहा है ये बैंक लेंड करती है बोरोवर्स को, जिसका डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल होता है। ठीक है, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस अलग अलग होती है। दिस ओपन्स बैंक टू लाइक अ सर्टन काइंड ऑफ रिस्क। ठीक है, सो इसीलिए ये जो बेसल नॉर्म्स है बेसिकली इसमें जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके गवर्नर्स और जो भी मतलब फाइनेंशियल बॉडीज़ है उनके जो हेड्स हैं, उनसे रिलेटेड जो मेंबर्स हैं वो वहाँ बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं कि बैंक्स को बेसिकली किस तरीके से फंक्शन किया जाना चाहिए, बैंक्स को मतलब बैंक्स की हेल्थ के बारे में बेसिकली डिस्कशन होती है। ठीक है, सो बेसल नॉर्म्स आर प्रोविजन टू टैकल द रिस्क ऑफ बैंक फेलियर्स एंड टू मेंटेन अ साउंड फाइनेंशियल सिस्टम इन द इकोनॉमी. Basel, a city in Switzerland, headquarter of Bank for International Settlement, which foster cooperation among central bank with a common goal of financial stability and common standards of banking regulation. ठीक है, सो ये इसके फंक्शंस है।
तो अभी तक बेसिकली 3 बेज़ल अकॉर्ड्स हो चुके हैं, ठीक है, 3 इसके वो हो चुके हैं। तो इन तीनों में जो जो चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई है अब हम वो देखेंगे, ठीक है। सो बेज़ल 1 1988 में हुआ, ठीक है। BCBS बेज़ल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है। कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया? बेज़ल 1 में, ठीक है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट वाज फिक्स्ड एट 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स, ठीक है। इंडिया अडॉप्टेड इन 1999, ठीक है। सो ये मिनिमम कैपिटल क्या होती है, ये इसके हम एक एग्जांपल से अब आगे करने वाले हैं, तब आपको समझ आएगा, ठीक है। तो मिनिमम कैपिटल इन्होंने कहा कि जितने भी रिस्क वेटेड एसेट है, मतलब जितने भी रिस्क की एसेट्स है उनका 8% आपको मिनिमम कैपिटल की फॉर्म में अपने पास रखना है। बेज़ल 2 जो है वो 2004 में पब्लिश किए गए। इन्होंने 3 पैरामीटर्स की बात करी, कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट की 8% ऑफ रिस्की एसेट्स, सुपरवाइजरी रिव्यू दैट बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स इन मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग ऑल द 3 टाइप ऑफ रिस्क, क्रेडिट, मार्केट एंड ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। उन्होंने कि बेटर मैनेजमेंट टेक्निक्स होनी चाहिए, ठीक है, आपको, ठीक है, तीनों टाइप के रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। मार्केट डिसिप्लिन, दिस नीड इंक्रीज्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, मतलब हर चीज़ डिस्क्लोज करने की बात की गई है। जिस तरीके से हमने देखा कि MCLR है, ये सब कुछ बैंक्स को पब्लिश करना होता है, ठीक है। येट टू बी फुली इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। बेज़ल 3 के जो नॉर्म्स है वो 2010 में रिलीज़ किए गए इन रिस्पॉन्स टू फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू इम्प्रूव द बैंकिंग सेक्टर्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब शॉक्स, improve risk management and governance and strengthen bank transparency and disclosure, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली पहले हमें 2 बैंक्स की बैलेंस शीट्स को देखना पड़ेगा। तो ये है बैंक 1 और ये है बैंक 2। बैंक 1 है, इसके एसेट्स क्या हैं कि इन्होंने एक तो पर्सनल लोन दिया हुआ है 1 करोड़ का, और एक इन्होंने 3 करोड़ का लोन दिया हुआ है, प्रोजेक्ट लोन दिया हुआ है अगेंस्ट कोलेटरल, ठीक है। कोलेटरल भी है उसका, ठीक है। और लायबिलिटी क्या है कि इस बैंक में ओनर की मनी है 1 करोड़ रुपए तो, और 3 करोड़ रुपए पब्लिक के डिपॉजिट्स है, डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक 3 करोड़ है, ठीक है। तो इसके ये एसेट्स है। और जो बैंक 2 है इसने क्या करा हुआ है, ओनर की मनी इसके पास भी 1 करोड़ है, डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक इसके पास भी 3 करोड़ है, लेकिन इसने पर्सनल लोन दे दिया 3 करोड़ का। और जो प्रोजेक्ट लोन है अगेंस्ट कोलेटरल, मतलब जिसमें कुछ सिक्योरिटी है आपके पास, वो सिर्फ 1 करोड़ का है इसमें, ठीक है। तो अब इन दोनों में से आप बैलेंस शीट देख के ही बता सकते हो कि ज़्यादा रिस्क ये बैंक 2 है ज़्यादा रिस्क में, क्योंकि इन्होंने जो पर्सनल लोन है वो 3 करोड़ का पर्सनल लोन दिया हुआ है और उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी भी नहीं है कि अगर डिफ़ॉल्ट का केस हो जाता है तो आप वो कोलेटरल को लिक्विडेट करके आपका पैसा निकाल सको, वो भी चॉइस नहीं है क्योंकि आपको कोलेटरल कोई दे ही नहीं रखा। और ये बैंक थोड़ा सेफर सिचुएशन में है क्योंकि इन्होंने जो 3 करोड़ जो मोटा लोन है वो अगेंस्ट कोलेटरल है, तो इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट आप ये कोलेटरल का यूज़ करके अपने पैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम इन दोनों का रिस्क कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो एज्यूम पर्सनल लोन पे जो रिस्क है वो 100% का है और जो लोन अगेंस्ट कोलेटरल है उस पे जो रिस्क है वो 50% का है, ठीक है। नाउ लेट अस कैलकुलेट कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट ऑफ ईच बैंक। तो बैंक 1 का क्या होगा, 1/1 CR है 1 करोड़, ठीक है। तो वेट 1 CR है, ठीक है। 1 CR का पर्सनल लोन का वो क्या है, रिस्क कितना है 100%, तो इसको हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई प्लस 3 इंटू इस पे कितने का रिस्क है 50% का, तो इसको 0.5 से करेंगे। सेम इसको भी इस तरीके से 3 करोड़ का पर्सनल लोन है, इस पे 100% का है तो इसको 1 से करेंगे प्लस 1 करोड़ इसका 50% रिस्क है तो इसको 0.5 से करेंगे, और इस तरीके से दोनों का CRAR हमने निकाल लिया, ठीक है। तो मतलब बैंक 1 जो सेफ़र है, मतलब ये वाला जो बैंक 1 है ये जो सेफ़र है और इसका CRAR ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब हमें क्या लर्निंग मिली कि जितना ज़्यादा CRAR होगा उतनी ज़्यादा सेफ्टी होगी एंड उतना कम रिस्क होगा, ठीक है। तो हायर द CRAR, हायर इज़ द सेफ्टी एंड लेसर इज़ द रिस्क। सो बैंक शुड हैव हायर CRAR, ठीक है। तो बैंक्स का हायर CRAR होना चाहिए और हायर कैपिटल होनी चाहिए। कैपिटल मतलब इक्विटी एंड इक्विटी लाइक इंस्ट्रूमेंट्स प्लस बॉन्ड्स बैंक्स के ज़्यादा होनी चाहिए। एज़ पर बेज़ल 3 नॉर्म्स मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड इज़ 10.5% है, ठीक है। कि मिनिमम जो कैपिटल रिक्वायर्ड है वो 10% रखनी चाहिए, बट इंडिया में 11.5% रखा गया है इसको, ठीक है। नाउ बाकी तो हम सारा कर चुके हैं ऑलरेडी, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये मसाला बॉन्ड्स, BPO ये हम कर चुके हैं। ये 2-3 टॉपिक जो है ये बीच के रह गए थे। सो दिस वाज इट विद दिस मनी एंड बैंकिंग चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम मनी एंड बैंकिंग पार्ट 2 शुरू करेंगे,
ठीक है, और बहुत ही अच्छा चैप्टर था। बहुत सारे कंसेप्ट थे इस चैप्टर में, ठीक है। और जिन्होंने भी इस सीरीज़ को, ठीक है, सीरियसली फॉलो किया होगा मन लगाकर, ठीक है, उसको बहुत कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि इकोनॉमी में आपका सब कुछ ही हो जाएगा ये लेक्चर्स देख के, क्योंकि इकोनॉमी एक बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है, ठीक है। यू कांट, लाइक आप खुद से भी प्रॉमिस नहीं कर सकते कि आप कभी इकोनॉमी में 100 आउट ऑफ 100 कर लेंगे, ठीक है। इन सब को करके आपका 60 to 65% हो जाएगा, आपकी बेसिक्स की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। आपको डर नहीं लगेगा इकोनॉमी से, आपका बेसिक्स बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद में आप उन सब चीज़ों को सप्लीमेंट कर सकते हैं करंट अफेयर्स के साथ में, या कोई भी आपको कहीं से कोई न्यूज़ मिलती है उसके अकॉर्डिंग, या कोई और आपको बुक मिलती है, ठीक है। बट आई थिंक ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी एक टॉपिक उठा के कि रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, और वो समझा रही हूँ, ठीक है, ठीक है। जबकि ऐसी जो वीडियोस होती हैं उन पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ठीक है। वो जो मॉडस ऑपरेंडी है वो मेरा नहीं है। हम सारे चैप्टर्स को, चाहे वो थ्योरेटिकल टॉपिक है, चाहे वो समझने वाला टॉपिक है, अगर हमने डिसाइड किया कि हम फर्स्ट 4 चैप्टर्स करेंगे तो हम फर्स्ट 4 चैप्टर्स कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो नोट्स हैं मैंने इस तरीके से ही बनाए हैं कि अगर किसी के पास विवेक सिंह इकोनॉमी नहीं भी है, ठीक है, वो भी समझ सके और वो भी कर सके ये नोट्स की हेल्प से, ठीक है। सो दिस वाज इट विद मनी एंड बैंकिंग पार्ट 1। आई होप आपको ये सारे लेक्चर्स पसंद आए होंगे, एंड डू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो अगर आपको ये नोट्स चाहिए इकोनॉमी के या पॉलिटी के, या और एनी अदर लेक्चर दैट इज़ अवेलेबल ऑन माई चैनल, तो आप मुझे जो भी मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देती हूँ, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन परचेज़ नोट्स। अगर आपको ये जो सीरीज़ है, ठीक है, ये लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं, एंड यू फील कि ये जो सीरीज़ है ये डिज़र्व करती है मोर व्यूवर्स, तो आप इनको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ठीक है, ताकि ये और लोगों तक पहुँचे और मुझे भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अच्छे से पढ़ लेना इस चैप्टर को, ठीक है, और कोई भी चैप्टर छोड़ देना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। दिस इज़ लाइक अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, बिकॉज़ आई रियली वांट, ठीक है, कि ठीक है, अगर सोर्स अवेलेबल है तो फिर क्यों हम, मतलब एक फ़ोबिया में रहे इकोनॉमी के में। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।